हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2023 की परीक्षा के लिए यूथ कंपटीशन के रीजनिंग के 15 प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है वो उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। आज से हम लोग एसएससी एमटीएस की पिछले वर्षों की परीक्षाओं में जो रीजनिंग के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वर्षों के प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह अच्छे तरीके से पता होगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार से बने घन में उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर डी दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर होगा। तो यह ओपन डाइस से संबंधित प्रश्न है। तो अभी के लिए यहाँ पर आप केवल इतना समझ लीजिए कि अगर ये लगातार फलक दिए गए हैं तो इसमें आपको अगर विपरीत निकालना है तो ई का विपरीत क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और डी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि लगातार फलक हम नहीं लेते हैं, एक फलक को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ ई का विपरीत क्या हो गया, ए, ई का विपरीत क्या हो गया, ए हो गया, और ए का विपरीत ई हो जाएगा। फिर डी का विपरीत यहाँ पे हो गया, बी हो गया, और बी का विपरीत डी हो जाएगा, और एफ का विपरीत क्या है, यहाँ पे एफ का विपरीत सी हो गया, और सी का विपरीत एफ हो जाएगा। तो ये ओपन डाइस से संबंधित प्रश्न है। जब हम ओपन डाइस की फुल वीडियो को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे। अभी के लिए आप केवल इतना समझ लीजिए कि जो लगातार फलक दिए गए हैं इसमें से हमको एक छोड़ देना है। तो ई का अपोजिट ए हो जाएगा, डी का अपोजिट बी हो जाएगा, और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, डी का अपोजिट हमसे पूछ रहा है। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी। तो बी देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में। तो पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, 6 मित्र गोवर्धन, सरयू, रेखा, श्यामलाल, हेमा और गणेश एक टिकट काउंटर पर पंक्ति में खड़े हैं। सरयू और हेमा के बीच 2 व्यक्ति हैं। तो 6 लोग खड़े हैं टिकट काउंटर पर लाइन से, जिसमें सरयू और हेमा के बीच, सरयू और यहाँ पे मान लीजिए हेमा हो गई, इनके बीच 2 लोग हैं। फिर आगे कह रहा है, रेखा ठीक हेमा और श्यामलाल के बीच में है। तो रेखा जो है वो हेमा और श्यामलाल के बीच में है। तो रेखा यहाँ पे हो जाएंगी और श्यामलाल यहाँ पे हो गए, श्यामलाल आगे हो गए। तो रेखा हेमा और श्यामलाल के बीच में हो गए। अब श्यामलाल को यहाँ पर भी रख सकते थे तो श्यामलाल और हेमा के बीच में रेखा हो जाती, लेकिन अभी आगे जैसा कहेगा उस हिसाब से हम इनका स्थान बदल देंगे अगर यहाँ पे कोई और आएगा तो आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति है। अब गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति है तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति का स्थान हमें क्लियर होगा कि 6 लोग यहीं पर बैठेंगे। अब गोवर्धन को इन दोनों में से कहीं बैठाना है हमें। तो कह रहा है कि गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति है तो गोवर्धन को हम यहाँ पे बैठाएंगे। ये गोवर्धन हो गए, इनके आगे केवल एक लोग हैं। फिर से कह रहा है आगे क्या, देख लीजिए। गोवर्धन के आगे केवल एक व्यक्ति है, गणेश, जो कि पंक्ति के पिछले छोर से तीसरे स्थान पर है, ठीक गोवर्धन और हेमा के बीच में बैठा है। तो गोवर्धन और हेमा के बीच में बैठा है। तो गोवर्धन ये हो गए, हेमा ये, मतलब यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे गणेश बैठा है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है सरयू और हेमा के बीच में कौन से 2 व्यक्ति खड़े हैं। तो सरयू और हेमा, ये हो गए हेमा और ये हो गए सरयू, इनके बीच में गोवर्धन और गणेश हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, गोवर्धन और गणेश। ऑप्शन नंबर सी आपका दूसरे प्रश्न का राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पर एक श्रृंखला दी गई है। अब यहाँ पे आपको ज्ञात करना है कि कौन सी संख्या होगी। तो इसका अंतर आप निकालिए। तो इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो 27 3 30, मतलब यहाँ 14 का अंतर हो गया। इसमें देख लीजिए यहाँ 6 हो गया और यहाँ 1, यहाँ हो गया 6 और यहाँ पे 1, यानी कि 16 का अंतर हो गया। इसमें देखिए तो यहाँ पे आपका 16 और 7, तो यहाँ पे 9 हो गया और ये 1 हो गया, 19 हो गया। फिर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका 3 हो गया और 2 हो गया, 23 हो गया। तो यहाँ देखिए 14 2 16, 16 और यहाँ पे 3 19, और 19 और 4 23।
तो 23 और 5 कितना होगा 28, और 28 को हम इसमें ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ 8 और 9, 9 8 17, तो 7 हो गया, और 9 2 11 और 1 12, मतलब 127 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 127 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका तीसरे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है यदि ए का अर्थ जोड़ है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ घटाना और डी का अर्थ विभाजन है यानी कि भाग है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करना आपको। तो ए का अर्थ कह रहा है जोड़ है, बी का अर्थ क्या है गुणा है, सी का अर्थ घटाना है और डी का अर्थ भाग है। तो अब सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका इतना अगर आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ आपका 126 गुणे 16 और भागा 112, मतलब एक यहाँ लिख लीजिए 126 गुणे 16 बटे 112। तो ये आपका 16 से ये 7 बार में, 16 सत्ते 112 और 7 से ये 7 कम 7 और 7 अठे 56, 18 आ गया। यानी कि इतना आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 18 आ गया। और यहाँ पे है आपका 82, तो 82 प्लस में 18 और ये है माइनस 73, तो 82 और 18 हो गया 100, और 100 में से 73 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो 27 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो BEGIN अनुपाते EBGNI समानुपाते CADET अनुपाते क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए क्या हो रहा है। सबसे पहले तो B को इधर लिख रहा है और E को इधर लिख रहा है, G को ऐसे ही रहने दे रहा है, फिर ये I को इधर लिख रहा है और N को इधर लिख रहा है। तो सेम चीज़ आप यहाँ पे कर देंगे। सबसे पहले D को तो ऐसे उतार लेंगे आप, C को यहाँ लिख देंगे, A को इधर लिख देंगे, फिर E को आप इधर लिख देंगे और T को इधर लिख देंगे। तो ACDTE ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये आसान प्रश्न था। आइए हम छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न कह रहा है रोशन कृप का भाई है। तो रोशन जो है वो कृप का भाई, यहाँ लिख लीजिए रोशन कृप का भाई है, ये प्लस हो गया। आगे कह रहा है जो प्रांजल का पुत्र है, जो मतलब कृप के लिए आ रहा है, तो कृप अगर प्रांजल का पुत्र है तो रोशन भी प्रांजल का पुत्र हो गया। तो यहाँ पे आपका प्रांजल हो गया, ये प्रांजल का पुत्र कौन है, कृप है, तो ये भी आपका प्लस हो गया यानी कि मेल हो गया। आगे कह रहा है वैष्णवी आयुष की पत्नी है, इसको छोड़ते हैं अभी बाद में पढ़ेंगे। प्रमिला देविका की पुत्री है, प्रमिला देविका की पुत्री है, इसको भी हम छोड़ते हैं। देविका आयुष की दादी है जो रोशन का बेटा है। रोशन का बेटा कौन है, आयुष है, तो रोशन का बेटा कौन हो गया, आयुष। और इनकी दादी कौन है, इनकी दादी कौन है, देविका। देविका इनकी दादी हो गई, मतलब ये प्लस हो गए और ये माइनस हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए। और देविका के पुत्र रोशन हैं और कृप हैं, और प्रांजल के पुत्र भी रोशन और कृप हैं, चूंकि ये दोनों पति पत्नी हैं। आगे कह रहा है वैष्णवी आयुष की पत्नी है। अब वैष्णवी जो है आयुष की पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये वैष्णवी हो गई। एक लाइन हमने और छोड़ा हुआ था, उसको देख लेते हैं। प्रमिला देविका की पुत्री है। अब प्रमिला जो है वो देविका की पुत्री है, तो देविका की पुत्री मतलब इनकी कौन हो जाएगी, बहन, तो ये प्रमिला हो जाएगी। प्रमिला ये फीमेल हो गई और इनकी बहन हो गई। तो आपसे प्रश्न क्या कह रहा है, आपसे प्रश्न कह रहा है रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है। तो रोशन का प्रमिला से, जिसके साथ का लगा हुआ था है, उसी का हम संबंध बताते हैं। तो रोशन का प्रमिला से क्या संबंध है, तो रोशन क्या है, रोशन भाई है प्रमिला का, तो भाई ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि छठवें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ब्लड रिलेशन से संबंधित जो हमने फुल वीडियो दी है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ एक्सप्लेन करके पूरी अच्छे तरीके से बताया गया है, आप वहाँ पे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आइए हम सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याएं आपस में
उसी तरह से संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 12, 14 और 56, तो अगर इनको आप ऐड करते हैं तो इन सभी से ये कम ही आएगा, ऐड तो होगा नहीं। इनको अगर ऐड करते हैं 14 और 12 को तो हो जाता है 26, और 26 में अगर आप किसी चीज़ का गुणा करते हैं तो 56 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे कर क्या रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दे रहा है, यानी कि जो यहाँ पे अंक दिए गए हैं 1 और 2, इसको ऐड कर दे रहा है, यहाँ 3 हो जा रहा है। इसको ऐड कर रहा है, यहाँ 4 और 1 5 हो रहा है, और इन दोनों को ऐड कर रहा है तो 6 और 5 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो इसके बीच का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ 2 का अंतर है, और यहाँ पे कितने का अंतर है, यहाँ 6 का अंतर है। ये रिलेशन आपको ढूंढना है इसमें। अब यहाँ पे देखिए 4 और 2 6, यहाँ 6 हो गया और यहाँ 7 हो गया, 6 और 1 7 हो गया। तो 6 और 7 इसके बीच में 2 का अंतर नहीं आ रहा है, मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ देखिए 6 और 1 7, यहाँ 8 और 1 9, यहाँ 2 का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पे क्या है 9 6 15, और यहाँ पे क्या है 8 1 9, तो 9 और 6 15, मतलब इसके बीच में 6 का अंतर आ रहा है, इसके बीच में 2 का अंतर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। हमने क्या यहाँ पर जो ये अंक दिए गए हैं 1 और 2, इनको ऐड कर दिया तो 3 आ गया। फिर इनको जब ऐड किया 4 और 1 5 को, तो यहाँ पर 5 आ गया, और 5 और 6 को जब ऐड किया तो 11 आ गया। अब इनके बीच का अंतर यहाँ पे 6 है, इनके बीच का अंतर 2 है। यही रिलेशन हमको ढूंढना है चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पर वही चीज़ आ रहा है, 6 और 1 7, और यहाँ 8 और 1 9, इनके बीच का अंतर कितना है 2 है, और 9 6 15, और यहाँ 9, तो 9 और 6 15 होता है। तो इनके बीच का अंतर सेम मिल रहा है, जो यहाँ पे कंडीशन है वही यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा 7वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आइए हम 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके मध्य के संबंध को दिए बेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर एक बेन आरेख बनाया गया है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे सही यहाँ पे दिख रहा है माताएं, महिलाएं और वकील। देखिए ये आपकी महिलाएं हो गई, और महिलाओं के अंदर क्या हो गई, माताएं, मतलब माताएं जो होती हैं वो महिलाएं ही होती हैं, और जो वकील दिया हुआ है तो कुछ माताएं भी वकील हो सकती हैं, कुछ महिलाएं भी वकील हो सकती हैं। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सबसे सही उत्तर होगा। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए हम 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाए तो संयोजन के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। तो यहाँ दर्पण रखा गया है, इसका प्रतिबिंब आपको बनाना है। तो देख लीजिए जो दर्पण के नज़दीक रहेगा वो इधर भी दर्पण के नज़दीक रहेगा। तो ये वाला भाग नज़दीक है तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा P। फिर इधर वाला भाग ये नज़दीक है तो यहाँ पे 9 इस तरह से बन जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा। A ऐसे ही रहेगा। T आपका ये वाला भाग जो है ये दर्पण के नज़दीक है तो इधर भी ये वाला भाग दर्पण के नज़दीक हो जाएगा। यहाँ E इधर वाला भाग है नज़दीक, तो यहाँ पर भी E का ये वाला भाग इधर हो जाएगा। और D का ये वाला भाग दर्पण की तरफ है तो यहाँ पर भी दर्पण की तरफ ये वाला भाग हो जाएगा इस तरह से। तो देख लीजिए किस फिगर में आ रहा है इस तरह से। तो PEA T, पहले में तो T उल्टा कर दिया है, दूसरे में PEA TE, और यहाँ पे जो निशान है वो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका 10वें प्रश्न का राइट आंसर है। जो ये आकृति है ये ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल रही है और कहीं पर नहीं मिलेगी। तो 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आइए हम 11वां प्रश्न देखते हैं। बस आपको दर्पण में यही ज्ञात करना है, मतलब याद रखना है कि जो दर्पण के नज़दीक है वो नज़दीक ही रहेगा। इधर ये वाला भाग नज़दीक है, ये वाला भाग दूर है, तो यहाँ ये वाला भाग दूर रहेगा। इधर देखिए ये वाला भाग नज़दीक है दर्पण के साइड में, तो यहाँ पर ये वाला भाग दर्पण के साइड में रहेगा। यही आपको ज्ञात करना है, याद रखना है। अब आइए हम 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमबद्ध रूप से रखने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, जैसे आपका M और R दिया गया है और यहाँ पे D M T, तो यहाँ पे R के आगे यहाँ पर भी स्पेस है,
और यहाँ पर भी स्पेस है। डी के आगे यहाँ पर, अब यहाँ देखिए डी के आगे क्या है, क्यू दिख रहा है, यहाँ डी के आगे खाली है तो यहाँ क्यू आप रख दीजिए, यहाँ पर भी डी के आगे आप क्यू रख दीजिए। अब देखिए तो डी क्यू एम आर, डी क्यू एम और एम के आगे क्या है आर, तो यहाँ पे आर रख दीजिए। तो डी क्यू एम आर टी, डी क्यू एम आर और उसके आगे क्या है टी, यहाँ पर टी है आर के आगे तो टी रख दीजिए। सेम चीज़ यहाँ पर भी करिए, क्यू के बाद क्या आ रहा है एम, और एम के बाद यहाँ पे आर पहले से है और आर के बाद यहाँ पे टी है। तो ये आपका श्रृंखला पूर्ण हो गया, यानी कि पूरी हो गई श्रृंखला। यहाँ पर एम टी क्यू, तो डी क्यू एम आर टी, डी क्यू एम आर टी, डी क्यू एम आर टी, तो ये एक श्रृंखला सीरीज बन गई। तो यहाँ पे आपने फिल क्या किया, एम टी क्यू आर, एम टी क्यू आर, यही आपने फिल किया है, एम टी क्यू आर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो। तो 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में POUR को OPRU और TACKLE को ATKCLE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में FORMATIONS कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, O को इधर कर रहा है, P को इधर कर रहा है, यहाँ U को इधर, R को इधर, यहाँ पर भी इसी तरह से कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप इसी तरह से कर देंगे, O को यहाँ लिखेंगे, F को इधर लिखेंगे, फिर M को यहाँ लिखेंगे, R को इधर लिखेंगे, T को यहाँ, A को यहाँ, O को इधर लिखेंगे और I को इधर लिखेंगे, S को इधर और N को इधर। यही आपका राइट आंसर हो गया। आसान था, देख लीजिए OFMR, OFMR, तो OFMR केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 12वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है एक कैफेटेरिया में 7 ग्राहक B, G, H, K, L, M और N 3 अलग अलग बेंचों X, Y और Z पर बैठे हैं। तो यहाँ पर 3 बेंच हम बना लेंगे, 1, 2 और 3, ये X हो गया, ये Y और ये Z। आगे कह रहा है प्रत्येक बेंच पर कम से कम 2 ग्राहक को बैठना है। ग्राहक G ग्राहकों K, L और M के साथ नहीं बैठता है, मतलब G जो है यहाँ लिख लीजिए आप, G है ये K, L और M के साथ, इनके साथ नहीं बैठेगा। तो G आपका K, L और M के साथ नहीं बैठेगा। ग्राहक B केवल ग्राहक N के साथ बैठेगा। अब जब ग्राहक B जहाँ पर बैठेगा वहाँ पर केवल उसके साथ N ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ग्राहक के अपने मित्रों के साथ बेंच X पर बैठा है। तो ग्राहक के कहाँ पर बैठा है, X पर बैठा है। आगे देखिए ग्राहक H बेंच Z पर बैठा है। अब ग्राहक H जो है वो बेंच Z पर बैठा है। किस बेंच पर 3 ग्राहक बैठे हैं आपसे पूछा जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे H बैठा है और B और N जिस बेंच पे बैठेंगे उस पर कोई और नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर कोई नहीं बैठा है, यहाँ पर B और N को हम बैठा देते हैं। यहाँ पर ये दोनों बैठ गए। अब G जहाँ पे बैठेगा वहाँ K, L और M नहीं बैठेंगे, मतलब G यहाँ पर बैठ नहीं सकता, G यहीं पर बैठ सकता है। और जब G यहाँ पे बैठ जाएगा तो यहाँ पर L और M नहीं बैठ पाएंगे, L और M फिर K के साथ बैठेंगे। तो 3 ग्राहक किस बेंच पे बैठे हैं, X पर बैठे हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, केवल बेंच X, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका 13वां प्रश्न का राइट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार नहीं समझ में आया रिपीट करके फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। आइए 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में PLAN को OBMQ लिखा जाता है और NOT को UPO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में MOTHER को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो P के बाद क्या होता है, इधर देखिए P के बाद Q कर रहा है और L के बाद M कर रहा है, A के बाद B आता है और N के बाद O आता है। यहाँ पर भी देखिए N के बाद O और T के बाद U और O के बाद P आता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, तो इधर से करता आ रहा है, यानी कि M के बाद यहाँ पर N आएगा, O के बाद P आएगा, फिर T के बाद U आएगा, H के बाद क्या आता है, तो H के बाद आपका आता है I आ जाएगा, और E के बाद क्या आ जाएगा, E के बाद F आ जाएगा, और R के बाद S आ जाएगा, यानी SF 2 2 4 2 6 2 2 4, ठीक है, SFIUPN, SFIUPN
SFIUPN, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट है। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर तिरछा ले रहा है और +1 कर रहा है, इसमें भी +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1। सेम प्रोसेस आपको यहाँ करना है, +1 करते चले जाना है। और इधर से यम का +1 करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ओ का यहाँ लिखेंगे, टी का यहाँ, इस तरह से करते आएंगे। आइए हम 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर 23, सबसे पहले अंतर निकाल लेंगे, तो 23 और कितना हो जाता है, यहाँ 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा और ये 4 3 7 34, 17 दूनी 34, यहाँ पर 51 आना चाहिए, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 5 12 51, तो 17 17 दूनी 34, 17 3 51, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 13 और 8 5 13, और ये आपका 8, ये 6 2 8 68 हो गया। तो 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 5 यहाँ पे 85 हो जाएगा। यानी इसमें इन दोनों में कितने का अंतर है, 85, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो 8 5 13, 5 और 3 8 हो गया, और 8 9 8 17 7 हो गया, और 278, ये आपका राइट आंसर हो गया। 278 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो 278 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। 15वें प्रश्न का डी राइट हो गया। केवल आपको अंतर निकालना है, बाकी आपको सीरीज मिल गई, यहाँ पे 85 रख के इसमें ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है, रुपये 870 की धनराशि को उर्मी और कृपा के बीच क्रमशः 18:11 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, जबकि रुपये 960 की धनराशि को पूर्वी और मृणाल के बीच क्रमशः 5:7 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। तो चारों में से सर्वाधिक धनराशि किसे प्राप्त हुई, ये आपको ज्ञात करना है। तो निकाल लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले उर्मी और कृपाल यानी कि यू और के, इनके बीच हम निकालते हैं, तो यू का हो जाएगा टोटल आपका, कुल धनराशि कितनी है, कुल है 870। अनुपातिक योग दोनों का कितना है, तो 18 और 11 इनका अनुपातिक योग है। 18 11 कितना होता है, 29। 18 और 11 कितना होता है, 29। और निकालना क्या है, यू का, यू क्या है, यू मतलब उर्मी का, तो इसका अनुपात 18 है। तो इसको काट देंगे, तो ये आपका 30 3 90 यानी कि 3 बार में कट जाएगा ये, और 18 3 54, 540 हो गया। अब इसके साथ कौन है, कृपा है, उर्मी और कृपा। तो कृपा कितना पा जाएगी, तो इसके में भी आपका टोटल है 870, और इसको 29 से जब भाग देंगे, और यहाँ पे इनका अनुपात कितना है, इनका अनुपात है 11, तो 11 से हम गुणा कर देंगे, तो ये 3 बार में कट जाएगा, और 11 3 33, यहाँ पे कितना आ गया 330। हम यहाँ पे क्या करें, जो टोटल राशि दिया है, टोटल राशि की कुल की तुलना टोटल से करेंगे, क्योंकि अनुपात उनका टोटल कितना मिला के आ रहा है 29, और जिसका निकालना है उसके अनुपात से यहाँ गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ पर 18 से गुणा करें, क्योंकि ये उर्मी का अनुपात 18 है, और यहाँ पे हम 11 से गुणा करें क्योंकि कृपा का अनुपात 11 है। इसी तरह से हम इसको भी निकाल लेंगे। यहाँ पे जो है कौन कौन है, यहाँ पे हैं पूर्वी और मृणाल यानी कि पी और एम। तो पी का हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर कुल धनराशि कितनी है, 960, और अनुपातिक योग कितना है टोटल, यहाँ पे 7 5 12, और गुणे पी का निकालना है, तो 5 है इनका, और इसके बाद हमको किसका निकालना है, एम का यानी कि मृणाल का निकालना है। तो इनमें भी हम यही करेंगे प्रोसेस, और यहाँ पे हम किससे 7 से गुणा कर देंगे। निकाल लीजिए, तो 12 8 96, यहाँ 80 आ गया, और 8 5 40, 400 हो गया, 8 5 40, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी 80 आ जाएगा, और 7 8 56, 560। तो इन चारों में किसकी धनराशि आपको ज़्यादा दिख रही है, तो ये आपका एम यानी कि मृणाल की धनराशि सबसे ज़्यादा दिख रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है किसकी धनराशि सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 15वें प्रश्न का 16वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में NAUSEA को 2 3 6 9 4 3 और SYRUP को 9 7 1 6 5 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उसी कूट भाषा में SUPPRESS को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे अगर आप इसका कोड करते हैं तो N का होता है 14, यहाँ कहीं भी 14 नहीं लिखा है, ना तो इधर लिखा है ना तो इधर लिखा हुआ है। इसका होता है 1 भी कहीं नहीं लिखा हुआ है।
या अपोजिट इसका 1 का जेड होता है 26, तो 26 भी यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कर क्या रहा है आप ध्यान से देखिएगा, एस आपका यहाँ पर भी है, एस यहाँ पर भी है, तो इसका कोड यहाँ पे 9 लिख रहा है, यहाँ पर भी 9 लिख रहा है। यू यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी कि यहाँ पर 6 लिख रहा है और यहाँ पर भी 6 लिख रहा है। मतलब जो अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिए गए हैं उन्हीं अल्फ़ाबेट का यहाँ पे एक कोड निर्धारित कर दिया है। तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे देख के लिख देना है। तो एस का यहाँ पर देखिए 9 है, तो यहाँ पर भी आप एस का 9 लिख देंगे। इस साइड में लास्ट में भी एस है, तो यहाँ पर भी आप 9 लिख देंगे। यहाँ पर यू है, यू का कोड कितना है, तो यहाँ पर 6 है, तो 6 लिख देंगे। फिर पी का कितना है, तो पी का देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यहाँ 5 और 5 लिख देंगे। आर का देख लीजिए, आर का यहाँ पर 1 है, तो 1 लिख दीजिए। ई का कितना है, तो ई का यहाँ पर देखिए 4 है, 4 लिख दीजिए। यही आपका राइट आंसर हो गया। 9 6 5 5 1 4 9 9 9 6 5 5 1 4 9 9 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 17वें प्रश्न का राइट आंसर हो गया। आइए हम 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है, जिस प्रकार अमीटर धारा से संबंधित है उसी प्रकार एनीमोमीटर किससे संबंधित है। तो अमीटर से धारा मापी जाती है और एनीमोमीटर से हवा की गति और दिशा मापी जाती है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका 18वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि एनीमोमीटर से कौन सी चीज़ मापी जाती है। तो हवा की गति और दिशा मापी जाती है। आइए हम 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उसे काटने की विधि दर्शाई गई है। इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे कागज को इधर से इतना इतना फोल्ड कर दिया है और यहाँ पर एक इधर सर्कल बनाया है, यहाँ पर भी सर्कल, और यहाँ पे एक चौकोर तरह का काटा हुआ है। तो अब इसको जब ओपन करेगा तो कैसा दिखाई देगा। जब ओपन करेगा ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये फोल्ड होगा तो केवल इतना ही आ जाएगा, यहाँ तक तो आएगा नहीं, ये भी आपका इतना ही आ जाएगा। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, बस यहाँ पे ये हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा। यही आकृति आप देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, किस ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है और कहीं भी यह आकृति नहीं दिख रहा है, क्योंकि सी में आपका इसको यहाँ और यहाँ कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। आइए हम 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर एक आकृति बनाया गया है, इस तरह से ये आकृति बनाई गई है। इस आकृति को आपको चारों ऑप्शन में से देखना है किस ऑप्शन में यह आकृति सन्निहित है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। तो आज के 20 प्रश्नों को हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।